आइए, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट टू एम क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर में। इससे पिछला लेक्चर हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे HCF निकालने की विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग HCF निकालने की विधि के बारे में जानते हैं। तो HCF निकालने की विधि HCF निकालने का विधि, जैसे पहला विधि है हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा हमारा है भाग विधि। भाग विधि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग विधि का ही विस्तारित रूप है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात दो संख्याओं के बीच HCF निकालने की एक विधि है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणनफल को, इसमें हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं के उभयनिष्ठ, दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणनफल को HCF कहेंगे। जैसे में आइए देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो संख्या 8 और 32 हो, 8 और 32 का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, और ये तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। इसी प्रकार हम लोग 32 का निकालेंगे। 32 का 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। इसमें से फिर 1 आ गया। अब हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 1। इसी प्रकार 32 का भी लिखेंगे 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2, 1 2 3 4 5 गुने में 1। अब इनमें से उभयनिष्ठ देखेंगे। ये हमारा इस दोनों में है, ये हमारा इस दोनों में है, ये इस दोनों में है। अब ये दोनों दो हमारा सिर्फ नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए ये हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हुआ। 1 और 1 हमारा हो गया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे HCF बराबर 2, इन दोनों में 1 लेना है, फिर इन दोनों में 1, और फिर इन दोनों में 1 लेना। 2 दूना 4, दूना 8, और हमारा 1 रह गया। 8 एकम 8, ये हमारा HCF निकल गया। HCF निकालने का दूसरा विधि भाग विधि के बारे में देखते हैं। दूसरा विधि भाग विधि। भाग विधि में हम लोग जैसे 8 और 32 का हमें HCF निकालना हो तो सबसे छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। 8 चौक 32, 4 बार में कट गया। जब शेषफल हमारा 0 आ जाए तो उस भाजक को HCF कहते हैं, यानी 8 और 32 का HCF हमारा 8 होगा। इसी प्रकार हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले भाज्य भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल
भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। तो जैसे देखते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या 9 हो और इसे हम लोग 2 से भाग देंगे तो 4 बार में 4 दूना 8 और 1 हमारा शेष, तो ये 9 हमारा भाज्य कहलाएगा, ये हमारा भाज्य है। 2 हमारा भाजक कहलाएगा। जितने बार में भाग लगे जाए इसे हम लोग भागफल कहेंगे और ये रिमाइंडर हम लोगों का शेषफल कहलाएगा, शेषफल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी के ऊपर काम पूरा काम करेगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे a हमारा कोई एक संख्या है जिसे हम लोग b से भाग करेंगे और वो q बार में भाग लग जाए तो रिमाइंडर अगर हम लोगों के पास r बचे तो हम लोग लिखेंगे भाज्य यानी a बराबर भाजक यानी b गुने में भागफल यानी q प्लस r, जहाँ r हम लोगों का, जहाँ r बराबर होगा, r हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन ये हमेशा b से छोटा होगा, क्योंकि अगर b के बराबर या b से बड़ा आ गया तब तो ये एक बार और खा जाएगा, इसलिए हम लोगों का r हमेशा b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में आइए जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक विधि है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर 18 और 324 या 336 मान लेते हैं, दो संख्या हमारे पास, जैसे दो संख्या है, मान लेते हैं एक 8 और 46, इन दोनों का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे। 8 से 8 पंचे 40, इसके बाद 6 शेष बचा। जब ये शेषफल हमारा भाजक से छोटा आ जाए तो इसके बाद हम लोग भाजक को ही भाग करते हैं। 6 से एक बार में 6 बच गया 2, अब 2 से हम लोग 6 में देंगे, 3 बार में 2 तिया 6 कट गया, यानी 0 शेष बच गया। जब 0 शेष बच जाए तो वो हम लोगों का HCF हो जाएगा। तो इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन में देखेंगे तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? A बराबर BQ प्लस R, बस इसी विधि पर ये सारा धरते जाएंगे। A हम लोगों का इसमें से A क्या है? भाज्य यानी 46, B के जगह पर 8 गुना Q में क्या है 5 प्लस R के जगह पर शेष कितना बचा 6, ये 6। दूसरे लाइन में हम लोगों का भाज्य कितना है 8 को किससे भाग दिए थे 6 से, गुना कितने बार में लगा था एक बार में, शेष बचा हम लोगों के पास 2। इस बार हम लोग 6 को, ये 6 हमारा भाज्य में है, इसके बाद 6 को हम लोगों ने 2 से भाग दिया, कितने बार में 3 बार में, शेषफल हम लोगों का बचा 0। यानी हम लोगों का जब शेषफल 0 आ जाए तो जो यहाँ B के जगह पर होगा यही हम लोगों का HCF निकालेगा, HCF कहलाएगा। तो HCF बराबर हम लोगों का आ गया 2। अब हम लोग पढ़ेंगे सम धनात्मक पूर्णांक का रूप एवं विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप। तो आइए जानते हैं सम धनात्मक पूर्णांक के रूप के बारे में।
सम धनात्मक पूर्णांक के रूप। जैसे सम संख्याओं के बारे में वास्तविक संख्या में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देखें, उसके बाद फिर इसे देखें। तो सम धनात्मक पूर्णांक में हम लोग देखेंगे सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, जैसे 2 के साथ हम लोग यहाँ m भी दे सकते हैं, q भी दे सकते हैं, या कुछ भी दे सकते हैं, ABCD ZN, जो कि हमारा एक पूर्णांक संख्या हो। ये हमारा एक कैसा संख्या है? पूर्णांक संख्या। जैसे 2m, 2q या 2p या 2s किसी भी प्रकार का होगा, या 2n हो सकता है। तो सम धनात्मक पूर्णांक के रूप के बारे में जानते हैं। जैसे देखते हैं सम धनात्मक पूर्णांक 2 के गुने में कुछ भी रहे, जैसे m लिखा रहेगा, m एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या 1, 2, 3 कुछ भी होगा। तो जैसे 2 के गुने में अगर m के जगह पर 1 धरेंगे बराबर 2 आएगा, 2m के जगह पर 2 धरेंगे 2 दूना 4 आएगा। यह भी हमारा सम संख्या है। 2 का 2, m के जगह पर 3 धरेंगे 2 तिया 6। तो ये देख रहे हैं इधर वाले संख्या हम लोगों का ये हमारा सम संख्या के रूप में आ रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2m या q या p कुछ भी इस रूप का जो भी होगा वो हमारा सम धनात्मक पूर्णांक होगा। इसी प्रकार हम लोग अब देखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में, विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में देखते हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप। जैसे देखिए 2 अगर m होगा इसके साथ 1 जोड़ देंगे, क्योंकि अगर 2 जोड़ देंगे तब तो वो हमारा धनात्मक, अगर इसमें से 2 जोड़ देंगे तो वो सम हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो विषम। जैसे 2m एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो m के जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, ये अनंत तक जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, 2 गुने में 1 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1, 2 1 3। ये हमारा विषम संख्या है, ये हमारा विषम संख्या है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्या के धनात्मक पूर्णांक के रूप के बारे में देख रहे थे। जैसे 2m प्लस 1 होगा तो m हम लोगों का एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ पर 1, 2, 0 भी हो सकता है, 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चलते रहेगा। अब 2 गुने में m के जगह पर 1 रखते हैं प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस 1 3। ये हम लोगों का विषम पूर्णांक आ गया। फिर हम लोग देखते हैं 2m प्लस 1। इस बार हम लोग m के जगह पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5। 5 हम लोगों का विषम पूर्णांक आ गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सम धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा था, 2 गुने में m, 2 गुने में m यानी 2m के रूप का था, 2m के रूप का था। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप। उसका रूप कैसा था, 2 गुने में m और प्लस में 1। तो 2 इसे हम लोग लिख सकते हैं 2m प्लस 1। इस रूप का हमारा विषम पूर्णांक होगा। ये हमारा सम पूर्णांक हो गया और ये हम लोगों का विषम पूर्णांक हो गया। इसके